दुनिया में दो ही जहर और दोनों ही सफ़ेद, ठीक। एक नमक और एक चीनी। तो अगर डायबिटीज़ नहीं भी है आपको, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया डायबिटीज़ मेलाइटिस का कॉज क्या सब कुछ। फिर भी चीनी और नमक की मात्रा कम लीजिए। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, लेकिन ये उनके लिए भी है जो लोग ये वीडियो देखेंगे और आप लोग जिनको शेयर करेंगे या घर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप लोग भी ये जान लें, चीनी और नमक का इस्तेमाल कम से कम जितना हो सके उतना करें। ओके, नाउ हम लोग बात आज करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। यानी कि हम लोग ने बात करी थी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस दो टाइप का होता है, एक डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, वेयर एज टाइप 2 इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये डिटेल बात हो चुकी है मेरी लास्ट वीडियो में, ठीक है। मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करने के बाद उसका लिंक भी डाल दूंगा। ओके, नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस। कॉम्प्लिकेशंस कब होते हैं? जब ब्लड शुगर लेवल जो है उसको आप मेंटेन नहीं करते हैं। जब हम लोग मैनेजमेंट देखे थे तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था कि लाइफ स्टाइल को क्या करना है, अपनी ठीक करना है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लेकिन एनी हाउ फिर भी उसमें अपने को शुगर लेवल क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हर इंसान डॉक्टर है, एवरी इंडियन इज़ अ डॉक्टर एंड एवरी इंडियन दे हैव अ ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको कोई ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया तो भी उनके पास इलाज है। गोबर चाट लो, ये कर लो, वो कर लो, करेला चाट लो, नीम की पत्ती चाट लो, नीम की पत्ती कूट के खाओ, मेथी कूट के खाओ, ये सारी चीज़ें उनकी हैं, ठीक है। लेकिन बीइंग एज अ पेशेंट अगर आप इससे इफ़ेक्टेड हैं तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आप उसका ट्रीटमेंट लें और रेगुलर अपने ब्लड शुगर को क्या करें, मैनेज करते रहें, मेंटेन करते रहें और चेक भी करते रहें। गॉट द पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने डॉक्टर्स की एडवाइस को नहीं माना और आप गोबर चाटने में लगे रहे या और सारी चीज़ों में लगे रहे, ठीक है, तो हम लोग डिटेल बात करें ये होता क्यों है, तो इसलिए उसमें ऐसी कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की टाइप 1 एंड टाइप 2। पहले हम टाइप 1 की बात करेंगे, टाइप 2 के बाद में बात करेंगे। टाइप 1 इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इसमें पैनक्रियाज का इंसुलिन निकलना टोटली बंद हो जाता है, क्योंकि जो हमारा ही इम्यून सिस्टम है वो आइलेट ऑफ लैंगरेंस को क्या कर देता है, उसके सेल्स को खा जाता है, तो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं निकलती है। तो उसमें एनी टाइम ब्लड शुगर लेवल क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। तो इसलिए वो क्या रहता है, इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। गॉट द पॉइंट। चलो अब बेटा इसमें दो टाइप का कॉम्प्लिकेशन, एक माइक्रोवैस्कुलर, एक मैक्रोवैस्कुलर। अब आप समझ ही रहे हैं, माइक्रोवैस्कुलर यानी कि अफेक्टिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स, ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पर ही कैपिलरीज का क्या है, ब्लड सप्लाई है। कैपिलरी इज द एंड पार्ट ऑफ द आर्टेरियल सिस्टम। तो वहाँ पर जो माइक्रोवैस्कुलर है वहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा, देखो, डायबिटिक रेटिनोपैथी, अंधा भी हो सकते हैं। पैथी मतलब होता है डिजीज़, यानी कि रेटिना में डिजीज़ हो जाएगा तो अंधे भी हो सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी यानी कि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो नर्व्स भी क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगे। भाई उनको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, वो क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगे। अफेक्टेड हो जाएंगी तो टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, पेशेंट को महसूस होंगी, ठीक है। अफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में पेशेंट का क्या होगा, डाइजेशन स्लो होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मैन, यानी कि जो सेक्सुअल उसका प्रैक्टिस है, जो सेक्सुअल उसकी लाइफ है, वो सेक्सुअल लाइफ भी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी शुगर के बढ़े लेवल से या अनकंट्रोल्ड शुगर से या फिर ट्रीटमेंट से परहेज करने से। गॉट द पॉइंट। नाउ मैक्रोवैस्कुलर, जहाँ पर बड़ी लार्ज ब्लड वेसल्स है, तो बेटा क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है और ब्रेन में। तो स्ट्रोक, इसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा, हम लोगों ने स्ट्रोक पे भी बात करी है, ठीक है। हार्ट अटैक, सोच लो, ध्यान देना, सिखाना सबको। नाउ पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर डिजीज़, यानी कि जो पेरिफेरी में जो बड़ी बड़ी वेसल्स जा रही हैं उसमें भी डिजीज़ होगा। क्या डिजीज़ हो सकता है, नंबनेस, अल्सर्स हो सकते हैं।
और अल्सर्स ऐसे हैं कि वहाँ गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन होने के बाद उतना डिजिट, सपोज मान लो मोस्टली ये पैर के फुट में होता है मोस्टली, ठीक है। तो होता क्या है, पैर में चोट लग गई, नए शूज़ पहने हैं, जूते काट रहे हैं, अब वो जो अल्सर, वो जो वहाँ पर जो चोट लग गई है, जो वूंड हो गया है, वो नॉन हीलिंग हो जाएगा ड्यू टू द हाई ब्लड शुगर। नॉन हीलिंग हो जाएगा तो वो धीरे धीरे गैंग्रीन हो जाएगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है। गैंग्रीन हो जाएगा तो वो डिजिट यानी वो उंगलियां क्या हो जाएंगी, धीरे 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 ख़त्म होती चली जाएंगी, ठीक है। तो एम्पुटेशंस, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस और है इसके अंदर, द डजंट कम अंडर द माइक्रो और माइक्रोवैस्कुलर। स्किन एंड माउथ इन्फेक्शंस, स्किन में इन्फेक्शन कॉमन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और माउथ का इन्फेक्शन, मुंह का इन्फेक्शन, मुंह का अल्सर हो जाएगा, ठीक है। जैसे जिंजिवाइटिस, गम्स का इन्फेक्शन है, पेरिओडोंटाइटिस, ठीक है, यानी माउथ का पूरा जो इन्फेक्शन है वो पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा। इसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटिस या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट रहती है, तो बेटा उसमें हो जाएगा रिस्क ऑफ मिसकैरेज, ठीक है। बेबी में कोई भी बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। और प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया क्या है, दैट इज़ अ इन्फेक्टेड प्रेगनेंसी, यानी कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन अभी ये प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया में जाने से पहले ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, तो सोचो कितना डेंजरस है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसकी बात करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ द, या वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस, स्पेशली इन टाइप 1। टाइप 2 में तो जल्दी नहीं होता है, लेकिन टाइप 1 में इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। डायबिटिक कीटोएसिडो जो ये है क्या होता है, कीटोएसिडोसिस, इसमें बेटा ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो यूज़अप हो ही नहीं रहा है। जब ग्लूकोज यूज़अप नहीं हो रहा है, ग्लूकोज सेल्स में अपटेक नहीं हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो होता क्या है, जो फैट्स है, ये फैट्स क्या होती है, ये एनर्जी देने लगती है। यानी कि फैट्स जो है वो टूट टूट के एनर्जी देने लगती है। जब फैट्स टूट टूट के एनर्जी देने लगती है तो इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अ कीटोन बॉडीज़। और कीटोन बॉडीज़ जो है जब ये यूरिन में आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोनूरिया। मेरी बात समझ गए आप लोग, उसी को बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अव्वल तो ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है दैट इज़ अ प्राइमरी सोर्स फॉर द एनर्जी। उसके बाद अगर आपने उपवास रखा है, स्टारवेशन रखा हुआ है, तो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन फिर यूज़अप होती है। सपोज आप दिन भर खाना नहीं खाएंगे और आपके पास जितनी भी ग्लूकोज थी वो ग्लूकोज यूज़अप हो चुकी है, अब प्रोटीन का नंबर आएगा। जब प्रोटीन का नंबर आता है तो जो आप लोग देखे होंगे ना, कई लोग काफ़ी दिनों तक वो भूख हड़ताल पर रहते हैं, पूरा शरीर उनका वो हो जाता, ख़त्म हो जाता, मसल वेस्टिंग हो जाती है। यानी कि प्रोटीन का जो काम होता है ग्रोथ एंड रिपेयर, वो काम अब किस में कर रही है, वो एनर्जी देने के लिए। जिंदा तो रखना ही है उसको, बॉडी खुद लड़ाई करती है अपनी। उसके बाद जब प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों यूज़अप हो चुके रहते हैं तो क्या हो जाता है, जो फैट्स होते हैं वो फैट्स जो एडिपोसाइट्स में स्टोर रहते हैं वो फैट्स निकल निकल के एनर्जी में टूटते हैं। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। यहाँ पर एक कहानी ये है कि जो डायबिटीज़ की वजह से, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो फैट्स, और जो फैट्स होती है वो फैट्स क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन देना शुरू करती है। ठीक है, जब फैट्स एनर्जी का प्रोडक्शन देना शुरू करती है बेटा, तो पूरी बॉडी में कीटोन बॉडीज फैल जाती है, दैट इज़ अ जहर। वो जहर होता है। मेरी बात समझ गए? ठीक है। नाउ स्किन एंड फूड प्रॉब्लम्स, ये हम लोग बात कर चुके हैं। और इसमें क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। आपने ओवरडोज ले लिया, आपने मॉनिटरिंग नहीं करी, क्योंकि इंसुलिन क्या करी जाती है, मॉनिटरिंग करके दी जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसमें इस इंसुलिन को मॉनिटरिंग करी जाती है। डॉक्टर साहब को पूरा चार्ट बना के देते हैं कि अगर इतनी से इतनी शुगर रहेगी तो फिर आप क्या करेंगे, इतना लेंगे इंसुलिन। सपोज वॉट एवर इट इज़, ह्यूमन एक्ट्रापिड है या मिक्सटार्ड है, ठीक है, जो भी इंसुलिन वो दे रहे हैं आपको, उस इंसुलिन को आपके अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर ही लेना है एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि अरे हम जल्दी जल्दी में है तो डॉक्टर ने 20 यूनिट बोला तो हमने फट से 20 यूनिट लगा दिया, ऐसा नहीं। गॉट द पॉइंट? चलो अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में आते हैं बेटा। ऑलमोस्ट सेम चीज़ वही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या, ये लेट कॉम्प्लिकेशन से, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, आप यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, करेला चाट सकते हैं।
और मतलब चाट तो नहीं सकते हैं, लेकिन लोग ये ट्राई करते हैं 4 साल 5 साल ये ट्राई करते रहते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदलते। सो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर लाइफ स्टाइल, योर ईटिंग हैबिट्स, योर स्लीपिंग हैबिट्स, योर अवेकिंग हैबिट्स, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। नहीं अगर आपने ध्यान दिया तो लेटर कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा बेटा, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में हाई बीपी हो जाएगा, इश्केमिक हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट। न्यूरोपैथी, वही नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। नेफ्रोपैथी, यहाँ पर ही किडनी क्या होती है बेटा, किडनी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ही क्या बोलते हैं वो होती अफेक्टेड होती है, ठीक है। रेटिनोपैथी यहाँ भी होगी, अल्सर्स एंड एम्पुटेशन यहाँ भी होंगे, स्किन इन्फेक्शन यहाँ भी होगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन यहाँ भी होगा, हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया यहाँ भी होगा। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस रहेगी, लेटर कॉम्प्लिकेशंस में अल्जाइमर्स डिजीज़ भी हो सकता है। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए डिटेल में। गॉट द पॉइंट। So these are the complications of the diabetes mellitus. I hope I have tell you a very detailed, in a very simple way, in a very small way. ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखें। मैंने 1000 बार कहा है, आप भी पढ़ें। जो लोग ऐसे अनक्वालिफाइड हैं लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं अपने जीवन यापन को करने के लिए, आप उनको फॉरवर्ड करें, उनको शेयर करें। देखो ये सब में कुछ समय नहीं लगता है, कुछ आपका पैसा नहीं लगता है, उल्टे हमारी मदद होती है और उल्टे आप समाज की मदद करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहा तो आप इसको शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में चाहे तो इसको आप चला दो और चाहे तो आप इस पर तैयारी करके अपना लेक्चर दे दो, वॉट एवर इट इज़, जो आपको सुविधा पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, यह हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। थैंक यू।